Arvind @Abba Sahib Ganesh Kulkarni versus Anna @Dhanpal Parisa Chaugule 1980। परिसा चौगुले ने एक डीड ऑफ मॉर्गेज एग्जीक्यूट करी गणेश के फेवर में, जो फादर हैं अपेलेंट के। उसके बाद परिसर चौगुले ने एक और डीड ऑफ मॉर्गेज एग्जीक्यूट करी सेम मॉर्गेजी के फेवर में, यानी गणेश, जो कि अपेलेंट के फादर हैं। दोनों मॉर्गेजेस प्रॉमिसरी मॉर्गेजेस हैं, पर एविडेंस ये बताता है कि मॉर्गेजर को लैंड लीज बैक कर दी गई थी एक स्टिपुलेटेड रेंट पे। परिसर चौगुले डिसीज हो जाते हैं और उनके 3 सन्स रह जाते हैं पीछे। एक भोपाल जो कि अडल्ट है और दूसरे अन्ना और धनपाल जो दोनों माइनर्स हैं। भोपाल कुछ सम ऑफ मनी बोरो करता है और एग्जीक्यूट करता है एक सिंपल मॉर्गेज। उसके बाद भोपाल एक्ट करता है एज कर्ता ऑफ द फैमिली और मैनेजर ऑफ द जॉइंट फैमिली, और वो गार्डियन के तौर पे भी अपने माइनर ब्रदर्स के बिहाफ पे एक सेल डीड एग्जीक्यूट करता है गणेश कुलकर्णी के फेवर में। पास्ट में जो 10 आइटम्स ऑफ लैंड मॉर्गेज की गई थी, उन्हीं में से 4 आइटम्स के रिगार्ड में सेल डीड एग्जीक्यूट की गई थी। ₹3050 कंसिडरेशन ऑफ सेल मानी गई है और ये कंप्राइज करती है डिफरेंट अमाउंट्स, जिसमें से 200 रुपए कैश भी मिलता है भोपाल को, और जो बाकी की 6 आइटम्स हैं जो मॉर्गेज्ड थी वो रिलीज कर दी जाती हैं। इसका मतलब अब उन पे बर्डन ऑफ मॉर्गेज नहीं है। अब परिसा का जो सेकंड सन है अन्ना, वो मेजर हो जाते हैं, और उसके बाद जो उनका थर्ड सन है धनपाल, वो भी मेजर हो जाता है। दोनों अन्ना और धनपाल मिलकर एक सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट द सेल डीड, और ये कहते हैं कोर्ट को कि ये सेल डीड डिक्लेयर की जाए वॉइड, क्योंकि ना तो कोई लीगल नेसेसिटी थी और ना ही ये सेल बेनिफिट ऑफ अ स्टेट के लिए थी, इसलिए ये ट्रांजैक्शन बाइंडिंग नहीं हो सकती है उन पर। सूट में उन्होंने ये भी प्रे किया कि उन दोनों को जॉइंट पोजेशन मिलनी चाहिए अपने 2/3 शेयर की। ट्रायल कोर्ट ने ये माना कि ₹2600 की लीगल नेसेसिटी मौजूद थी, और जो कंसिडरेशन अमाउंट है ₹3050 का, वो इनएडिक्वेट है, क्योंकि जो लैंड की असल वर्थ थी वो 4000 रुपए की थी। ट्रायल कोर्ट ने माना कि कोई कंपेलिंग प्रेशर नहीं था स्टेट पे जिससे हम ये जस्टिफाई कर सकें कि सेल मजबूरन की गई, इसलिए सेल का कोई बेनिफिट नहीं मिला फैमिली को, इसलिए सेल बाइंडिंग नहीं होगी दोनों प्लेंटिफ्स अन्ना और धनपाल पे। ट्रायल कोर्ट ने ये भी डिक्री किया कि दोनों प्लेंटिफ्स को जॉइंट पोजेशन मिलना चाहिए अपने 2/3 शेयर ऑफ द लैंड्स का। अपील पे भी असिस्टेंट जज कोल्हापुर ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर को, डिक्री को अफर्म किया और ये माना कि लीगल नेसेसिटी मौजूद थी ₹2000 को लेकर, और लैंड की असल वैल्यू ₹4000 थी, इसलिए कोई प्रेशर नहीं था स्टेट पे जिससे जस्टिफाई हो सके सेल डीड। असिस्टेंट जज की ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि कोई भी ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जो ये बताए कि डिफेंडेंट ने बोनाफाइडी इंक्वायरी की थी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ये समझने के लिए कि फैमिली पे सफिशिएंट प्रेशर था प्रॉपर्टी को सेल करने का। लेकिन असिस्टेंट जज ने ये होल्ड किया कि सूट जो है वो डिसमिस किया जाना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेशन लॉ से बार्ड है। ट्रायल कोर्ट की डिक्री मॉडिफाई की गई और सेकंड प्लेंटिफ को पोजेशन मिला 1/3 शेयर इन दी लैंड। इसके बाद फर्स्ट प्लेंटिफ और सेकंड डिफेंडेंट ने प्रेफर करी सेकंड अपील हाई कोर्ट में, जो कि अलाउ की गई थी। ये माना गया कि कंसिडरेशन जो कि ₹3050 की है, उसमें से ₹2600 की लीगल नेसेसिटी मौजूद है। जो 10 आइटम्स ऑफ लैंड थी जो कि मॉर्गेज की गई थी, उसमें से 4 प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई थी, और जो रिमेनिंग 6 आइटम्स थी उसको रिलीज कर दिया था मॉर्गेज के बर्डन से। फैमिली को भी रेंट पे करने से रिलीव किया
और ये माना गया कि ये सब बेनिफिट दे रहा था फैमिली को या बेनिफिट ऑफ द एस्टेट था। कोर्ट ने ये देखा कि जो लैंड सेल की गई है उसकी असल कीमत 4,000 रुपए है। अगर ऐसा था तो कंसिडरेशन अमाउंट जो कि 3,000 रुपीज था उसे हम ये नहीं कह सकते कि बहुत कम था या ग्रोसली इनएडिक्वेट था। कोर्ट ने ये भी माना कि हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की फैमिलीज के बीच में बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअस डीलिंग्स चल रही थी। ऐसे में लोअर कोर्ट्स की ये डिसीजन मानना या कंक्लूजन मानना कि सेल बाइंडिंग नहीं थी प्लेंटिफ्स पर ठीक नहीं होगा। लोअर कोर्ट ने ये माना कि लीगल नेसेसिटी होने के बावजूद भी सेकंड डिफेंडेंट को ये एस्टैब्लिश करना चाहिए था कि उसने बोनाफाइड इंक्वायरी की अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि एक सफिशिएंट प्रेशर था एस्टेट पे जिससे ये सेल जस्टिफाई हो पाती। लेकिन कोर्ट को लोअर कोर्ट्स की इस व्यू में कोई सब्सटेंस नहीं दिखता। वो ये नहीं समझ पाते कि मॉर्टगेजी अगर परचेजर ही है और कंसिडरेशन का लार्ज चंक मॉर्टगेज डिस्चार्ज करने में या रेंट पे करने में जा रहा है तो एस्टेट पे प्रेशर पड़ने की इंक्वायरी करने का सवाल कैसे पैदा होता है। कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि जहां पे फादर के डेट्स या लोन डिस्चार्ज करने के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेची जाती है और ज्यादातर सेल का जितना भी अमाउंट है उसका अकाउंट मौजूद है, उसका बहीखाता मौजूद है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ कंसिडरेशन का अकाउंट मौजूद नहीं है। इससे जो सेल इस्टेब्लिश हुई है वो इनवैलिडेट नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया गौरी शंकर वर्सेस जीवन सिंह में 4,000 रुपीज में से 3,500 रुपीज की लीगल नेसेसिटी मौजूद थी, लेकिन 4,000 रुपए में से 500 रुपए अकाउंट नहीं किए जा पा रहे थे। प्रिवी काउंसिल ने ये होल्ड किया कि अगर परचेजर ऑनेस्टली एक्ट करता है और अगर फैमिली की कोई लीगल नेसेसिटी है और सेल पे प्राइस अगर अनरीजनेबली लो नहीं है तो परचेजर बाउंड नहीं है, परचेजर की कोई ड्यूटी नहीं है ये देखना कि पूरे पैसे की एप्लीकेशन की गई है। सेल को अपहोल्ड किया इस केस में। नियमित राय वर्सेस दीनदयाल में मैनेजर ने प्रॉपर्टी सेल करी थी फैमिली की एट ₹34,500 और उसमें से जो प्री एग्जिस्टिंग डेट्स थे वो सेटिस्फाई किए गए थे जो कि तकरीबन 38,000 रुपीज के थे। ये होल्ड किया गया कि ये सफिशिएंट सेल मानी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बैलेंस कहाँ पे अप्लाई हुआ है कहाँ नहीं अप्लाई हुआ है। तो सेल के बाद बैलेंस की एप्लीकेशन दिखाना जरूरी नहीं है। रामसुंदर लाल वर्सेस लक्ष्मी नारायण में सेल के 14 साल बाद वेंडी ने ये प्रूव किया कि लीगल नेसेसिटी 7,744 रुपीज की मौजूद थी जबकि टोटल सम ₹10,767 का था। प्रिवी काउंसिल ने इस सेल को अपहोल्ड किया और रेफर भी किया हनुमान प्रसाद वर्सेस बाबुई, मुनराज कुनवरी और राधा कृष्ण दास वर्सेस कालू राम में भी ये प्रिंसिपल्स जो ले डाउन किए गए थे इन जजमेंट्स में वो अप्रूव किए गए। रिस्पोंडेंट की तरफ से काउंसिल बाल मुकुंद वर्सेस कमलावती पे रिलाय करते हैं जहां सेल का ऑब्जेक्ट ये नहीं था कि एंटीसीडेंट डेट्स को डिस्चार्ज किया जाए या फिर फैमिली की प्रॉपर्टी को कुछ बेनिफिट पहुंचाया जाए। सेल का पर्पस था प्लेंटिफ अपनी लैंड को कंसोलिडेट कर सके, इसलिए कोर्ट ने ये फाइंड किया कि लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ एस्टेट मौजूद नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने प्रपोज्ड सेल और अग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया था। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बाल मुकुंद वर्सेस कमलावती की फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है इस प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के हिसाब से, इसलिए कोर्ट ने ये अपील अलाउ की थी।